गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जितेंद्र सर जीएस पॉइंट चिलबिला प्रतापगढ़ से। बहुत आप लोगों की रिक्वेस्ट की पर जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर आप एसआई की बैच के लिए मूल विधि क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे कि नहीं, तो जब तक देखिए लॉकडाउन है तब तक भाई गवर्नमेंट का भी आर्डर है और आप लोगों की सुरक्षा भी बहुत मायने रखती है। इसी के मद्देनजर हमने देखा कि आप लोगों की पढ़ाई भी बाधित ना हो, इसके अलावा आप लोग हमसे डायरेक्टली जुड़े रहे, इसीलिए हमने कुछ विचार किया और आपको मूल विधि की कक्षाएं, जैसा कि आप जानते भी हैं कि सारी चीज़ें आपको YouTube पे मिल जाती हैं और तमाम तरह के चैनल्स भी हैं जो आपको पढ़ाते भी हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो लीगल हैं वो आपको कहीं नहीं मिलती पढ़ने को। लीगल चीज़ें यानी कानून की चीज़ें जो भी है YouTube पे हमेशा जो बनाई गई हैं वो पेड क्लासेस हैं, लेकिन हम आपसे इतना ज़रूर वादा करते हैं कि अगर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रही और आपने चैनल को प्यार दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और कमेंट किया और अपनी प्रतिक्रिया सब साझा की, हमसे अगर साझा की, तो आगे आने वाले टाइम में ये मूल विधि आपके लिए बस चुटकी का खेल होगा और फिर 40 नंबर का जो ये सेक्शन होता है आपके एग्जाम में ऐसे यूं हवा के जैसे लगेगा और आप मुस्कुराते हुए इस सेक्शन को मात्र चंद 15 से 20 मिनटों में हल कर लेंगे। क्योंकि देखिए आपको जो मूल विधि है वो किसी वकील की तरह नहीं पढ़ना है, किसी जज की तरह नहीं पढ़ना है, किसी सिविल सर्वेंट की तरह नहीं पढ़ना है। ये जो मूल विधि है ये फंडामेंटल राइट की तरह होती है। जैसे एक व्यक्ति को संवैधानिक मूल अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं, उसी तरह मूल विधि यानी कि आपके लिए सामान्य रूप से कितने प्रकार के कानूनों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए और कितना बेसिक आपको कानून आता है, इसी चीज की आपसे डिमांड करी जाती है। और पेपर में हमने लगातार कई वर्षों के पेपर देखे और उनमें यही सारी की सारी बेसिक बातें पूछी जा रही हैं, लेकिन पूछने के बस तरीकों में अंतर होता है। इसीलिए हम आपको बेसिक्स के अलावा स्टैंडर्ड, सबसे पहले आपको बेसिक बताने का प्रयास करते हैं कानून क्या होता है, कानून किस तरह से बनता है और इसको हम आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत कैसे जोड़कर पढ़ते हैं। इसमें मूल रूप से सबसे बड़े सेक्शन 2 है, आईपीसी और सीआरपीसी। इसके अलावा 10 से 12 ऐसे कानून हैं, जैसे आपको आरटीआई एक्ट पढ़ना पड़ सकता है, साइबर एक्ट पढ़ना पड़ सकता है, एससी/एसटी एक्ट पढ़ सकता है, पॉस्को एक्ट पढ़ना पड़ सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट पढ़ना पड़ सकता है, ह्यूमन राइट्स एक्ट पढ़ना पड़ सकता है। बहुत सारे कानून 12-13 हैं, लेकिन जो मेजर कानून है वो आपको यहीं से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एकदम बेसिक से आते हैं और आप तभी इसको समझ पाएंगे जब आपको बेसिक पकड़ होगी। बेसिक बिल्कुल छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान में पहले आता था ना, लास्ट में छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। फंडामेंटल लॉ, इसका मतलब होता है मूल विधि। मूल विधि के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे विधि जो हम लोगों के लिए बेसिक रूप से जरूरी होती है जानना। तो एक बहुत बड़े विधिवेत्ता कह सकते हैं, ऑस्टिन नाम है इनका, और इन्होंने अपनी परिभाषा से इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया है। विधि संप्रभु का समादेश है। यहाँ पे इन्होंने 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है और इसी से चीजों को क्लियर करने का प्रयास किया है। तो ऑस्टिन के अनुसार विधि संप्रभु का समादेश होता है। अगर इस परिभाषा को हम ध्यान से कंसीडर करते हैं, देखिए कभी कभी ये डायरेक्टली परिभाषा भी आपसे पूछ ली जाती है। कई परिभाषाएं हैं जिनमें से ऑस्टिन की परिभाषा तो लगातार पूछी जाती रही है, 2 बार 3 बार तो यहाँ से ही प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं, लेकिन यही परिभाषा आपके कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा क्लियर करती है। तो इसी को हमने लिया है। आगे हम आपको लास्ट में बताएंगे कौन कौन सी परिभाषाओं पे आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनती रहे, इसी वजह से हम इसको एक ही परिभाषा को स्टार्टिंग में लिए हैं।
संप्रभु का क्षमादेश है, इसमें से दो वर्ड्स, एक तो संप्रभु और एक समादेश, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आधार पे आपके मूल विधि का ढांचा तैयार होता है, मूल विधि का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रभु के बारे में, संप्रभुता के बारे में। तो डिस्कस करते हैं। संप्रभु का अर्थ है कि ऐसे राष्ट्र की सरकार जो स्वतंत्र निर्णय ले सके। यहाँ पे एक वर्ड है स्वतंत्र निर्णय, फ्री डिसीजन मेकिंग, फ्री डिसीजन मेकिंग, अर्थात सरकार ऐसी हो जो निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके, यानी किसी का भी उसमें हस्तक्षेप ना हो, किसी का भी इंटरफेरेंस देखने को ना मिले। आपने देखा होगा, अगर हम थोड़ा पहले चलते हैं तो आपने देखा होगा ब्रिटेन एक ऐसा देश था जो लगभग दुनिया के आधे देशों पर अपनी हुकूमत स्थापित कर चुका था। दुनिया के आधे देशों पर अपनी हुकूमत स्थापित कर चुका था और आपने देखा कि अलग अलग तरीके से शोषण की नीति हर जगह अप्लाई करी गई थी। चाहे अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप चाहे देख सकते हैं यहाँ के नागरिकों का जीवन तहस नहस कर दिया इन लोगों ने। इसी वजह से दादा भाई नौरोजी जैसे लोग आए और अपने पत्रिकाओं के द्वारा, अपने निबंधों के द्वारा, अपने लेखन शैली के द्वारा लोगों को राष्ट्रीय चेतना के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अंग्रेज लोग जब अलग अलग देशों पे शासन कर रहे थे तो कंप्लीट रूप से उस शासन को हम लोग औपनिवेशिक शासन के नाम से जानते हैं। लेकिन वहां पे हमको एक आजादी नहीं थी, वहां पे हम अपने निर्णय को स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते थे। हमारे निर्णय ब्रिटेन की संसद में लिए जाते थे और इसी का लगातार हम लोग विरोध। देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें तो जलियांवाला बाग कांड के बारे में तो सबको पता होगा। 13 अप्रैल 1919 की घटना इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। इसको अगर कोई नहीं जानना तो उसका इतिहास पढ़ना बेकार है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना बेकार है। अब आप जानो जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन लाया गया था। हंटर कमीशन लाया गया था। हंटर कमीशन से क्या हुआ कि हंटर कमीशन में ना तो कोई भारतीय मेंबर था और हंटर कमीशन के इंस्पेक्शन के बाद जो जनरल डायर था, क्या था जनरल डायर, उसको देशभक्त करार दे दिया गया। तो वहां पे क्या देखने को मिला, ना तो हमारे आदमी थे संसद में, ना तो हम कोई निर्णय ले सकते थे। तो जब हमें आजादी मिली तब हम स्वयं प्रभु बने। तब हम क्या बने? स्वयं प्रभु बने। तो अपना निर्णय लेने में हम स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। तो स्वयं प्रभु का अर्थ है ऐसी राष्ट्र की सरकार जो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। इसके बाद दूसरा शब्द आता है समादेश। समादेश ऐसा आदेश जिसके उल्लंघन पर, यहां भी वायलेशन दिया गया है, वायलेशन पर क्या होना चाहिए? दंड का प्रावधान होना चाहिए। ये जो अभी हमने निर्णय ले सके और निर्णय लेने के बाद सरकार कोई ना कोई आदेश जारी करेगी। अगर उसके आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो क्या होता है? आपको दंड मिलता है। आपको दंड मिलता है। आपने देखा होगा चुनाव के टाइम में जब आचार संहिता लग जाती है तो फिर 4-6 लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकार का पब्लिकली ऑर्डर होता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर फलाना चार्ज लग जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि सरकार का ऐसा आदेश जिसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान हो, उसको हम समादेश के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे चोरी करने पर सजा का प्रावधान, ये समादेश का बेस्ट एग्जाम्पल माना जा सकता है। फिर हम आते हैं वर्गीकरण करते हैं। देखिए कानून का हम वर्गीकरण करेंगे, लॉ का वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन,
इसके बनाए जाने की प्रकृति के आधार पर हम इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं। दो प्रकारों में एक तो ऐसा कानून होता है जो सामान्य तरीके से सरकार के द्वारा लाया जाता है, दूसरा एक वैधानिक कानून। जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पारित कर देता है, आर्टिकल नंबर 123 आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना देता है, बनाता है। तो अध्यादेश जारी करने वाला कानून क्या होता है? सामान्य कानून होता है। उसके लिए संसद में किसी संसद में प्रस्ताव लाने की, बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कोर्ट्स, हमारी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये क्या करते हैं? हमारे कानून का संरक्षण करते हैं और कभी कभी इनके द्वारा भी कुछ गाइडलाइंस दे दी जाती है जिसका आम आदमी को पालन करना कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसे कानून जो सरकार या कोर्ट के द्वारा जनता के हित में दिया जाता है, यहाँ पे सर्वोपरि होता है जनता का हित, जनता का हित सर्वोपरि होता है, जनता के हित में दिया जाता है। तो ऐसे कानून को हम सामान्य कानून की श्रेणी में रखते हैं। आपने देखा होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, करीब 1 से 2 साल पुरानी बात है, आपने देखा था डीजे बजाने पर क्या हो गया था? प्रतिबंध हो गया था। शादियों में बहुत डीजे बजते थे पहले। आज क्या हुआ? देखा होगा 2 साल से आपके डीजे बनाने पे बैन लग गया है। फिलहाल इस बार रिस्ट्रिक्शन खोल दी। अब देखा कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, लोगों को हित में ध्यान में रखा गया और डीजे बजाने पर क्या किया? बैन। ये किसी और ने नहीं कहा था, ये कोर्ट ने कहा था, ये किसी और ने नहीं कहा था, ये कोर्ट ने कहा था और कोर्ट ने सामान्य जनता के हित में निर्णय दिया और इसको हम क्या कहते हैं? सामान्य कानून। एक और एग्जांपल देखें तो सिनेमा घरों में देखें तो मूवी के शुरू होने के पहले हम राष्ट्रगान का बजना देखते हैं और हम लोग राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं खड़े होकर के। तो यहाँ पे हम ये सामान्य कानून के अंतर्गत इन दोनों चीजों को रखते हैं। फिर हम आते हैं वैधानिक कानून, स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ की बात हम करेंगे तो ऐसे कानून किसी अधिनियम, ध्यान रखिएगा, किसी अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान के संशोधन के द्वारा, ऐसे कानून किसी अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान के संशोधन के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें आपके जितने भी एक्ट हैं, आपने देखा होगा SC ST एक्ट, जो शेड्यूल कास्ट के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है ताकि कोई भी अपर कास्ट का कैंडिडेट लोअर कास्ट के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन अर्थात शोषण ना कर सके, इसीलिए बनाया गया SC ST एक्ट। प्रॉपर संसद में इसका प्रक्रिया से ये पूरी बना 1989 में। इसके अलावा आपने देखा कि हमारा पैसा जाता कहाँ है, गवर्नमेंट किस विभाग में कैसे खर्च करती है, उसके लिए एक आम आदमी तक डायरेक्ट उसकी पहुंच हो, उसके लिए सन 2005 में आपने देखा बहुत बेहतरीन एक्ट आया, RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम। ये भी एक प्रॉपर विधानिक तरीके से आया, संसद में इसकी प्रॉपर बिल आए, बिल पारित हुए, बिल राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए और 2005 में इसको कानूनी मान्यता भी मिल गई। इसके अलावा सबसे अगर हम अभी लेटेस्ट की बात करते हैं तो आपका जीएसटी और आर्थिक आधार पर आरक्षण, जीएसटी और आर्थिक आधार पर आरक्षण, ये ऐसे कानून हैं जो वैधानिक तरीके से बनाए गए, प्रॉपर संसद की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए संविधान में अगर संशोधन भी करने की आवश्यकता पड़े तो संशोधन भी करके हम उनको बनाए। ऐसे कानूनों को हम वैधानिक कानून कहते हैं। अब इतना तो हमारा बेसिक हो गया, इन दो वर्ड्स का मतलब हमने समझा, समादेश और संप्रभु का मतलब। अब हम अपराध के आधार पर हम डिटर्मिनेशन करेंगे तो अपराध हम दो प्रकार के, अपराध के आधार पर कानून को हम अगर क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें तो दो प्रकार के अपराध हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप भी जानते होंगे, वकीलों के पास अगर आप जाते होंगे तो कोई आप शोषण का मिलेगा या सिविल लॉ वाला मिलेगा, कोई आपका क्रिमिनल लॉ मिलेगा।
सिविल लॉ में भी कई पार्टीशन कर दिए गए हैं, क्रिमिनल लॉ में कई पार्टीशन कर दिए गए हैं। तो देखिए आपराधिक या फौजदारी कानून एक हो गया, उसके अलावा सिविल कानून या दीवानी कानून या नागरिक कानून ए हो गया। तो देखिए अगर हम आपराधिक या क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो इसमें क्राइम जैसे कि लूट हो गई, हत्या हो गया या हत्या करने का प्रयास किया गया, तो इस तरह के जो क्राइम है उनको हम आपराधिक या फौजदारी कानून के अंतर्गत रखते हैं। सेकंड में अगर हम बात करें तो जैसे दहेज प्रथा, तलाक आदि ऐसे सोशल सिक्योरिटी से या सोशल इशू जो क्राइम, सोशल इशू वाले क्राइम है, उनको हम सिविल लॉ के अंतर्गत रखते हैं। तो अभी तक हमने क्लासिफाई किया था क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में, आपको बताया था जैसे कि आपराधिक मामलों में हत्या, लूट, डकैती ये सारे चीज आते थे। अब हम इसी को फर्दर क्लासिफाइड करके अगर देखेंगे तो आपराधिक कानून को अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हमारे लिए प्रॉपर दंड का विधान है, जिसको हम कहते हैं दंड का संविधान। दंड के विधान का मतलब दंड का संविधान। अगर इसकी बात करें तो इसने A to Z सभी चीजों को क्लियर करने का प्रयास किया है परिभाषा के माध्यम से। इसमें हमारा आता है आईपीसी अर्थात इंडियन पीनल कोड, का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। ये भारत में तमाम प्रकार के दंड का विधान है या कह सकते हैं दंड का संविधान है। ये 1860 में बनाया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा और इसको लागू किया गया था 1862 में। लागू कब किया गया था? 1862। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, प्रॉपर काफी डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपको इंट्रोडक्शन देने वाले हैं इसका, आईपीसी और सीआरपीसी का। उसके बाद हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे, इसके सेक्शंस के बारे में बात करेंगे आपसे, इसके अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे, सब सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे धारा और अनुच्छेद में अंतर क्या होता है। ये सारी चीजें आपको अभी आगे कंटिन्यू पढ़ाई जाएंगी। अभी हम बात करते हैं आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल लॉ, आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 जो कि लागू हुई थी 1862 में। ये क्या कहती है? अगर आप जनरली देखो, सामान्य तौर पे आप एक व्यक्ति से पूछा जाए लूट, डकैती और चोरी में क्या अंतर होता है, तो उसका जवाब लगभग एक ही आएगा। उसी को चोरी कहते हैं, उसी को लूट कहते हैं, उसी को डकैती कहते हैं। वो क्लासिफाई नहीं कर पाएगा, कैटेगरी नहीं बना पाएगा कि इसको लूट कहते हैं, इसको डकैती कहते हैं और इसको चोरी कहते हैं, जबकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो इसके लिए अपराध की परिभाषा, अपराध के बारे में परिभाषा और अपराध के बारे में क्या क्या दंड की विधान है, सारी की सारी आईपीसीसी में वर्णित है। तो सबसे पहले हम चोरी के बारे में देखते हैं। चोरी, लूट और डकैती तीनों वर्ड्स मिलते जुलते हैं, लेकिन चोरी का मतलब ये होता है कि बिना बल के किया गया कार्य, यानी ऐसा कार्य जिसमें हम किसी भी प्रकार के बल का, किसी भी प्रकार का श्रम का यूज ना करें, गबन कर दे डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं और रात को वहां से पैसा गायब हो जाता है, तो क्या होगा? आपने किसी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया, जैसे ही वो लोग बाहर गए आपने अपना काम कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि चोरी हो गई। चोरी का मतलब चोर किसी के सामने नहीं आता क्योंकि वो निर्बल होता है। जब बल नहीं लगाएगा तो क्या बोला जाएगा? चोरी बोली जाएगी। इसके बाद दूसरा आता है डकैती और तीसरा आता है लूट। देखिए डकैती से पहले हम आपको लूट के बारे में डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। लूट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए चोरी का जस्ट अपोजिट या कह सकते हैं कि बलपूर्वक किया गया कार्य लूट कहलाता है। यानी जबरदस्ती आपने बल का प्रयोग किया, बंदूक के सहारे आप गए बैंक में, मैनेजर के कान पे लगाया रिवॉल्वर और बोला कि सारा पैसा आप बैग में डालो, सारा पैसा
बैग में डालो। मान लीजिए आप दो लोग हो, एक लोग कैशियर के काम पे कनपट्टी पे लगाए हो, एक लोग बैंक मैनेजर के, फिर अफरा तफरी का माहौल होगा, सारा कैश आपने बैग में भरा और बैंक से लेके रफू चक्कर हो गए, तो आपने यहाँ बल का प्रयोग तो कर दिया, तो ये आपकी चोरी की कैटेगरी से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो चोरी की कैटेगरी से बाहर हो गया, यानी जब हम बल का प्रयोग करके कोई चीज करेंगे तो उसको हम लूट की कैटेगरी में रखेंगे। तो बलपूर्वक किया गया कार्य लूट कहलाता है, जैसे बैंकों से धन का लूटा जाना। अगर इसी को ऐड करके हम देखते हैं तो लूट वाले कार्य को ही, अगर संख्या आपको ध्यान रखनी है, संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5, ये आपसे अभी भी स्टार बना दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट है। एक बार डेफिनेशन पूछी गई थी स्टेटमेंट में, ये तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर 5 आदमी या उससे अधिक, कंडीशन है 5 या उससे अधिक लोग मिलकर लूट को अंजाम दें, 5 या उससे अधिक लोग मिलकर लूट को अंजाम दें, तो उसी को बोला जाता है कि भाई डकैती हो गई। उसको क्या बोला जाता है, डकैती हो गई। तो ये इन सभी के बारे में नहीं, बल्कि तमाम प्रकार के जो हत्या से संबंधित मामले हो गए, तो ये सभी डिस्कस किए गए हैं। आईपीसी के अंतर्गत प्रॉपर कितने प्रकार के दंड है, क्या क्या आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया, अगर हम कहें कि किस अपराध के लिए कौन से दंड का विधान है, सारा का सारा आपका आईपीसी में वर्णित है। तो अपराध के लिए दंड का निर्धारण किससे होता है, आईपीसी से। ध्यान रखिए, ये सवाल आपसे पूछा गया था पीसीएस 2018 के प्री में। पीसीएस 2018 प्री में यहां पे पूछा गया था इस तरह से, भा द स कब लागू हुआ। कुछ लोग तो ये भा दा का मतलब ही नहीं समझ पाए। भा द स इसका मतलब होता है भारतीय दंड संहिता, इसका मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, जैसा कि हमने ऊपर ही हेडिंग डाल दी है। ये लागू हुआ था 1962 में, बनकर तैयार हुआ था 1862 में और बनकर तैयार हुआ था 1860 में। तो यहीं से डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था। तो ये देखिए, अब पीसीएस लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा जा रहा है, तो यूपीएसआई से ऊपर नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको बेसिक्स एकदम क्लियर रखना है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये सब भूमिका में आता है और आपको भूमिका बना रहे हैं। अभी आपको डिटेल्ड में आईपीसी के बारे में पढ़ाया जाएगा और उतना ही पढ़ाया जाएगा जो आपका काम का है, क्योंकि आप अगर देखते होंगे तो आईपीसी की करीब 2000 के पेज की किताब आती है इंडियन पीनल कोड की। उस किताब की प्रॉपर पर्टिकुलर स्टडी नहीं करनी है। आईपीसी में 523 धाराएं हैं, तो 523 धाराओं को हम नहीं पढ़ेंगे, हमको केवल उन सेक्शंस को पढ़ना है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और लगातार परीक्षाओं में पूछी जा रही, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है और यहाँ तक कि वो जितनी भी धाराएं दी गई हैं, जितने भी अध्याय हैं, समान रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो वकालत करते हैं, जो जज का काम करते हैं, या जो भी सिविल जज वगैरह है उनके लिए। आपसे बस बेसिक्स, समाज में या समाज के दायरे में रहकर आप कितना कानून जान सकते हैं, बस उसी की डिमांड की जाती है आपसे। तो सभी प्रकार के अपराध का वर्णन आईपीसी में है और अपराध के लिए किस प्रकार के दंड का निर्धारण किया जाएगा, ये भी हमारा आईपीसी बताता है। फिर नेक्स्ट आता है आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। ये काफी लेटेस्ट है और 1973 में आई, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये आई। तो आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात सीआरपीसी 1973। अब हम इसकी बात करें तो देखिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि किए गए अपराध के लिए अपराधी को दंडित करने के लिए, देखिए अब अपराध क्या होता है, आपको आईपीसी ने बता डाला कि अपराध क्या होता है।
अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाएगा, ये भी आपको आईपीसी ने बता डाला। लेकिन जब किसी अपराधी द्वारा अपराध को कर लिया जाता है तो उसको दंड किस प्रकार से दिया जाएगा, दंड की प्रक्रिया क्या रहेगी, कितना हस्तक्षेप कोर्ट का होगा, कितना हस्तक्षेप पुलिस का होगा, ये सारी की सारी जो विधि है वो सीआरपीसी के अंतर्गत आती है। किए गए अपराध के लिए अपराधी को दंडित करने के लिए कोर्ट और पुलिस द्वारा क्या क्या और किस तरह से पहल की जाएगी, इन सभी के बारे में जो प्रावधान है वो सभी सीआरपीसी के अंतर्गत ही दिए गए हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम एग्जाम्पल में ले लें तो भाई हत्या एक प्रकार का दंड है जो कि बताता है आईपीसी। इसके अलावा सीआरपीसी में अगर किसी व्यक्ति ने हत्या कर डाला यानी उसने दंड को क्या कर दिया, दंड जब कर दिया उसने या अपराध कर लिया तो अपराध करने के बाद बिना वारंट के पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। जैसा कि चाहते हैं कि जब तक पुलिस तभी आपको गिरफ्तार करेगी जब आपके नाम का वारंट इशू होगा। बट इन केस ऑफ मर्डर क्या होता है, जब पुलिस देखती है कि किसी की हत्या हुई है तो उस केस में डायरेक्ट अपराधी को पुलिस हिरासत में ले लेती है और 6 महीने तक कोर्ट उसकी जमानत नहीं देती, यानी जमानत कोर्ट द्वारा 6 महीने तक नहीं दी जाती। ये प्रक्रिया हो गई कि पुलिस का क्या रोल्स है और कोर्ट का क्या रोल्स है, सीआरपीसी किस तरह से बिहेव करता है क्रिमिनल के साथ। इन सारी की सारे प्रोसीजर के बारे में हमें बताया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, अब डिटेल में हमारी शुरू होगी आईपीसी और इसी के बारे में अगला हमारा लेक्चर होगा। थैंक यू।